पिछले चंद लेक्चर्स में हमने सिंपल सैम्पल स्पेसेस में साइज़ मालूम करने के लिए काउंटिंग के मेथड्स देखे थे, और इन काउंटिंग मेथड्स में हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल देखा था, और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो था वो असल में जो परम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट था वो असल में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही था। पापा को बुला। हाँ। और फिर लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट भी देखा था। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने माइक्स को म्यूट कर दें सब लोग। और जस्ट टू रीकैप, जो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में जो फ़र्क है ना, जस्ट टू रीकैप, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, वो अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं A B C D, तो इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स के जो ग्रुप्स हैं, अब मैं ग्रुप का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स बनाना चाहूँ तो एक ग्रुप बन जाएगा A B और C का, एक और ग्रुप बन जाएगा A B और D का, एक और ग्रुप बन जाएगा A C और D का, और एक और ग्रुप बन जाएगा B C और D का। ये 4 ग्रुप्स बन सकते हैं, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं बन सकता। तो ये जो ग्रुप्स बनते हैं, 1 2 3 4 जो ग्रुप्स बने हैं, ये ही कॉम्बिनेशंस होते हैं। सो हमारे पास अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन 4 ऑब्जेक्ट्स में से अगर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स बनाने हैं तो वो ये 4 ग्रुप बनेंगे, ABC ABD ACD BCD, और इन ग्रुप्स को ही कॉम्बिनेशंस कहते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन हर ग्रुप जो है, एक ग्रुप 3 ऑब्जेक्ट्स का, वो ABC अरेंज किया जा सकता है, ACB अरेंज किया जा सकता है, BAC अरेंज किया जा सकता है, BCA हो सकता है, CAB और CBA। यानी हर जो ग्रुप की 6 परम्यूटेशन है। एग्जैक्टली, यानी हर एक ग्रुप की जो जो 3 के साइज़ का ग्रुप है एक, उसकी 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होंगी, राइट। और इसी तरह 3 फैक्टोरियल इधर होंगी, 3 फैक्टोरियल इधर होंगी, और 3 फैक्टोरियल इधर होंगी, विच मीन्स कि इसकी जो टोटल परम्यूटेशंस हैं 4 ऑब्जेक्ट्स में से अगर 3 सेलेक्ट करने हैं आपने और उनको अरेंज भी करना है, ऑर्डर उनका देखना है, तो ये टोटल 24 इसकी परम्यूटेशंस बनती हैं। लेकिन जो ग्रुप्स बनते हैं वो ग्रुप्स 4 ही बनते हैं। एक ये ABC का ग्रुप है, एक ABD का ग्रुप है, एक ACD का ग्रुप है, और एक BCD का ग्रुप है। तो ये फ़र्क है परम्यूटेशंस में और कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। और फिर हमने ये रिलेशनशिप देखा भी था कि ये जो फॉर्मूला है कि अगर आप परम्यूटेशंस को ये जो 3 फैक्टोरियल था कि एक ग्रुप में हैं कितने, उतने फैक्टोरियल ही उसकी अरेंजमेंट्स होती हैं, और परम्यूटेशन में वो काउंट हो रही होती हैं। अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम ये सारा कुछ देखा था। आज वी कैन स्टार्ट विद, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ठीक है। पिछली बार भी क्वेश्चंस ही किए थे ज़्यादातर, आज भी क्वेश्चन ही करेंगे, उसमें नए कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के दौरान ही हम कुछ कवर कर लेंगे। सर जी बताइए। सर जो प्रैक्टिस सेट थे ना सर, उनमें थोड़े से इश्यूज है। ठीक है, ऑफिस आवर्स। सर आज होंगे ऑफिसर्स? जी जी, मंडेज 2 to 3 PM। ठीक है सर। सो मेरे पास एक बॉक्स है,
बॉक्स ऑफ एप्पल्स, उसके अंदर जी गुड एप्पल्स हैं और उसमें बी बैड एप्पल्स हैं। कुछ एप्पल्स ठीक हैं, कुछ ख़राब हैं। जी गुड एप्पल्स हैं और बी बैड एप्पल्स हैं। ये नंबर है, जी एक नंबर है, बी एक नंबर है। सो वी रीच इन, हम बॉक्स में हाथ डालते हैं एंड ड्रॉ n एप्पल्स। ठीक है, ऑल एट वंस, इकट्ठे। सवाल ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that what is the probability that we get k good apples? ठीक है जी, सवाल समझ गए आप लोग। एक बॉक्स है एप्पल्स का, जी एप्पल्स उनमें से गुड हैं, बी एप्पल्स उनमें से बैड हैं। मैं हाथ डालता हूँ बॉक्स में और एन एप्पल्स उठा लेता हूँ, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैंने एन एप्पल्स उठाए हैं उनमें से के गुड एप्पल्स होंगे? ये सवाल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे हल करते हैं, क्या स्ट्रेटजी हमने लास्ट टाइम सीखी थी? सर पहले सैंपल स्पेस सबसे पहले पहले देखना कि सिंपल सैंपल स्पेस। सबसे पहले तो देखना सैंपल स्पेस है कैसी, इसमें किस किस्म के एलिमेंट्स होंगे, क्या होगा इसमें? सिंपल दोनों है। जो जो स्टूडेंट ये जवाब दे रहे हैं ना सिंपल सैंपल स्पेस, वो मैंने सवाल पूछा नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ सैंपल स्पेस में है क्या, सिंपल का सवाल नहीं पूछा। सर बोथ गुड एंड बैड एप्पल्स। कितने? एन कॉम्बिनेशन जी प्लस बी। ये तो कोई नंबर आएगा, ये सैंपल स्पेस थोड़ी है। सैंपल स्पेस कैसी है, इसमें एलिमेंट्स किस किस्म के आउटकम्स पड़े होंगे? ये पार्ट हम हमेशा स्किप कर जाते हैं, ये बड़ा ज़रूरी पार्ट है। एनीवन? एनीवन? सर के होगा। ठीक है, जी प्लस बी एक नंबर है, के एक नंबर है। आपके एक्सपेरिमेंट की आउटपुट कैसी होगी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आपके एक्सपेरिमेंट ख़त्म जब हो जाएगा, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो निकलेगा वो कैसा होगा, किस किस्म का होगा? सर सैंपल स्पेस में ऑर्डर से कितना रीजन में एलिमेंट्स होंगे? कितने एलिमेंट्स होंगे एन। उसकी एक आउटकम में? सैंपल स्पेस की एक आउटकम में एन एलिमेंट्स होंगे क्या? यस सर। यस। सो सैंपल स्पेस आपकी ऐसी होगी कि आपने 1 2 3 इस तरह एक एन एलिमेंट्स का एक ट्यूपल, इसको ट्यूपल भी कह देते हैं, एन एलिमेंट्स का एक ट्यूपल होगा कि जी फलां वाले एन सेब उठ गए थे, या फिर फलां वाले एन सेब उठ गए थे। ये कोई और एन ट्यूपल होगा, सेट ऑफ एन एप्पल्स। ठीक है,
इस तरह के कई हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे, ये आपकी सैम्पल स्पेस होगी। अगला सवाल सिंपल है, क्या क्या कोई भी n एप्पल्स आ सकते हैं मेरे पास? जी सर, सिंपल है। यस सर, कोई भी आ सकते हैं। हाँ, अब सवाल में वैसे लिखा नहीं था, पर हम अस्यूम कर लेते हैं कि वो रैंडमली बस अरेंज्ड हैं, शेकन है, वेल वेल वो रैंडमली पड़े हैं एप्पल्स, ठीक है। तो किसी भी कोई भी n एप्पल्स आपके हाथ में आ जाएं, उनका बराबर चांस है। तो देयरफॉर द सैम्पल स्पेस इज सिंपल। इसका मतलब है कि काउंटिंग की जा सकती है साइज मालूम करने के लिए। अब ये बताइए कि आपकी सैम्पल स्पेस का साइज क्या है? इस तरह के कितने n टुपल्स होंगे? इस तरह के कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? G+3 combination N. आप कहती हैं कि ये कॉम्बिनेशंस होंगे b प्लस g और उनमें से n पिक करने। क्यों? ये क्यों है आंसर? तो क्योंकि टोटल एप्पल्स हमारे पास G गुड एप्पल्स है और B बैड एप्पल्स है, तो टोटल G+B होंगे और उनमें से हमने N सिलेक्ट किए हैं। एब्सोल्युटली, टोटल एप्पल्स b प्लस जी हैं और उनमें से n सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल जगहों में से n सेलेक्ट करने के जो तरीके हैं या जो ग्रुप्स बनते हैं, वो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला होता है कि कितने ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। यही n साइज के कितने ग्रुप्स बनेंगे, ये बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हमने शुरू में किया है कि 3 साइज के, ये 4 आइटम्स पड़े थे, 3 साइज के कितने ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। तो उसका उसका जो आंसर हमने यहाँ पे लाए थे कि 4 बनेंगे, वो C4 3 था, ठीक है, विच वॉज 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल विच इज़ 4, ठीक है। तो इसलिए ओके, सैम्पल स्पेस का तो ये साइज़ है। इसको कॉम्बिनेशंस की नोटेशन ना ऐसे भी आती है, कॉम्बिनेशंस का आपने शायद पहले कभी देखा हो, b प्लस जी और इस तरह n, इसका मतलब यही है कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो कभी कभी शायद मैं ऐसे लिख दूँ। आपका इवेंट अब क्या है? आपका इवेंट कब अकर होगा? के गुड एप्पल्स निकलेंगे। के गुड एप्पल्स, इसका इसका मतलब क्या है? अगर के गुड एप्पल्स आ गए तो इससे क्या पता लगा मुझे? सर N-K बैड एप्पल्स हैं। हाँ, गुड। सो आपका इवेंट है के गुड एप्पल्स एंड देयरफॉर ऑटोमेटिकली, क्योंकि टोटल n है ना, इसका मतलब है कि n-k बैड एप्पल्स है। ओके, अगर मैंने इवेंट का साइज निकालना है, ठीक है, फाइंड साइज ऑफ द इवेंट, फिर से वही करेंगे। इमेजिन या assume if you were forced to form the event, अगर हमने धक्के से ये इवेंट बनाना होता तो कितने तरीकों से ये इवेंट बन सकता था? कितने तरीकों से हम ये के एप्पल्स वाला इवेंट बना सकते थे, गुड एप्पल्स वाला? इसका कोई जवाब दे सकता?
n combination k सो आप कहते हैं कि n में से k चूज़ कर लें कॉम्बिनेशन। इसको कई दफ़ा इस तरह भी पढ़ते हैं, n चूज़ के भी कहते हैं, n चूज़ के कॉम्बिनेशंस वाले को। अच्छा, फिर दैट्स इट, ये है आंसर। सर जी सी के नहीं बन सकता। अच्छा, एक ही आंसर आया। दूसरा आंसर आया है कि जी गुड एप्पल्स में से के उठा लें। ये है आंसर, ई का साइज। सर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी चूज के माइनस एन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि बैड एप्पल्स बी में से कितने, एन माइनस के। इसकी क्या वजह है, ये ज़रा समझाइएगा मुझे। ठीक है, सो के आएंगे तो हमारे पास चूज करने के लिए बी चॉइस। जी बिल्कुल। अगर हमने फोर्स करना था, अगर ये काम हमने धक्के से खुद करना था, तो मुझे इतना पता है कि मैंने के गुड एप्पल्स उठाने हैं। तो गुड एप्पल्स तो मैं के जो एप्पल्स गुड उठाने, वो गुड एप्पल्स में से ही उठा सकता हूँ। तो ये तो ऐसे ही है कि मेरे पास एक सेट था जी आइटम्स का, और उनमें से मैंने के आइटम्स उठाने थे। उसके तो तरीके जी चूज़ के है कॉम्बिनेशंस, और ये काम स्टेजेस में होगा, क्योंकि पहले मैं उनमें से के एप्पल्स, गुड में से के एप्पल्स उठाने के तरीके देख लूँगा। सेकंड स्टेज में मैं फिर बैड वालों में से जो रिमेनिंग एप्पल्स हैं, वो n माइनस के हैं क्योंकि टोटल n है, उसके तरीके देख लूँगा, उसके कितने हैं। तो ये 2 स्टेजेस में काम है, और स्टेजेस में जब काम होता है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, आप दोनों स्टेजेस के जो तरीके आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल तरीके आ जाते हैं। तो ये तो आंसर खैर नहीं होगा, ये जो n चूज़ किया था, पर दिस इज़ द आंसर। आपके इवेंट का जो साइज़ है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। और तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ के बैड एप्पल्स, सर प्लीज ये फायदा से अपनी तरफ लीड कीजिएगा। आप मुझसे सवाल करें, मैं सिर्फ रिपीट नहीं, आप मुझसे सवाल करें, क्या नहीं समझ आया। सर यही कि ये समझ लगे कि जी कॉम्बिनेशन के और मल्टीप्लाई बी कॉम्बिनेशन एन माइनस के इसकी समझ लगेगी। ओके, अपनी इवेंट की डिस्क्रिप्शन देखते हैं यहाँ पे। हमारा इवेंट तब होगा कि जब मैं के गुड एप्पल्स उठा लिए होंगे। तो क्या मेरा इवेंट ख़त्म हो जाएगा जब मैं सिर्फ के गुड एप्पल्स अगर उठा लेता हूँ और बस, तो मेरा इवेंट अकर हो गया? मैंने टोटल एप्पल्स कितने उठाने हैं? टोटल एप्पल्स एन माइनस के। मैं फिर से सवाल करता हूँ, मैंने टोटल एप्पल्स कितने उठाने हैं? सवाल पढ़ें। सर थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन दिखाइएगा। तो जिन्होंने सवाल पूछा था उनसे मेरा ये कि टोटल एप्पल्स मैंने कितने उठाने हैं, सवाल क्या कहता है? एन माइनस के। मैं फिर से आपसे सवाल करता हूँ, सवाल को पढ़ें। टोटल एप्पल्स मैंने कितने उठाने हैं? के गुड एप्पल। आपका नाम क्या है? दोबारा बताइएगा। आसिम। आसिम, हम ये ऐसा करते हैं, ऑफिस आवर्स में इसको और डिस्कस कर लेते हैं। आप ऑफिस आवर्स में या क्लास के बाद
इसी लिंक पे क्लास के बाद या फिर ऑफिस आवर्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्योंकि आई थिंक आपको अभी सवाल की अंडरस्टैंडिंग में कुछ इश्यूज हैं, तो उस पे ज़रा टाइम लगा लेंगे बाद में। अभी अलाउ मी सर इसी तरह भी सेम क्वेश्चन एक प्रैक्टिस वाले सेशन में था। Oh, by the way, I forgot, and you guys didn't remind me. The class had to be conducted in English. You guys didn't remind me. So apologies to those that don't understand Urdu. I forgot, and please, if this happens again, please remind me. Okay. So if you have okay, so we have in this question we have determined the size of the sample space. We have determined the size of the event. So the probability of our the probability of getting k good apples, actually the probability of getting k good apples in n apples is size of E divided by size of S, which is G choose K multiplied by, which is the number of ways of getting K good apples multiplied by the number of ways of getting the remaining n minus K apples from the bad apples. And we divide this by the size of the sample space, which is the number of ways of getting n items from G plus B total items. So that's the answer. Right. And सर ये जरा समझ नहीं आई। हमने लेना तो सिर्फ गुड एप्पल्स का था, तो सिर्फ हम जी सी के क्यों नहीं ले सकते थे? जी कॉम्बिनेशन ऑफ के हमने बैड एप्पल्स के साथ दिया। which is why I go back to the question, when does the experiment end? Okay, answer this question first. When does the experiment end? A random experiment, huh? We are randomly जब drawing apples. तक टोटल n एप्पल्स नहीं निकाल लेते हम लोग। When you get n apples, regardless of whether the apples are good or bad, I don't care. When I get n apples, that's when my experiment ends, right? यस सर। Which means when you say that my event can finish, my event will occur when I get k good apples. Well, what about the remaining? Because the experiment is not complete. The experiment is complete when you pick a total of n items. Right? So for example, let's say the first apple was bad, second apple bad, third apple bad, right? All these n minus k apples were bad, and the last ones, the k of them, they were good. Right? Now the experiment is going to end when I have picked all n apples. Right? So and this k good apples could appear anywhere. Right? I have just presented to you a very extreme case that the k good apples are right at the end, but these k good apples could appear anywhere in any order. But I don't care where they appear. I care that the experiment is going to end when I pick n apples, which means I have to consider these as well. What about the remaining? In how many ways can I fill the remaining places?
right? I can fill the good places in this many ways, but I have to fill the bad apple places as well. In how many ways can I fill the bad apple places? I have to fill a total of n places. Right? Is that any clearer? Yes, sir. Okay. This is called a hypergeometric model. Hypergeometric model. Can you tell me what are the possible values of k? You say I say what is the probability of drawing k good apples? Can k be -3? Is it possible? No, sir. So what will be the minimum value of k? 0. Yes, it could be that I draw all bad apples. Right? What can I draw one bad apple, a good apple? It's possible. I can draw two good apples. It's possible. How many maximum? K. K is the number itself. What is the maximum number of good apples that I can draw? G. G? Okay. Yes. But J. is it but what if n is less than g? What if the number of apples that I draw, the total number of apples that I draw, what if that total number is less than g? Then can I get g good apples? Nice, sir. So then what do we do here? Sir, n आएगा. Okay, so one answer is G. Another, some people say that the maximum number of apples is G. Some people say the maximum number of apples can be N because I can't draw more than N. But what if N is more than G? Then I can get G, no? सर G से ज़्यादा हो. N can be more than G. If there are, let's say, 5 good apples and I'm drawing 8 apples total. So I will let you think about this, but the maximum value of k in this question should be the minimum of the number of good apples, because you can't have more than G good apples in any case. So it's the minimum of G and N. Why N? Because if N is less than G, then you're drawing only N apples. And so the maximum good apples that you can get can be N, if N is less than G. Okay. So these are the possible values of K. I will let you guys think about this. Okay. Try to convince yourself that the maximum value of K in such a question can be min of G comma N. So this is the hypergeometric model. Let's do another question. So consider a well shuffled deck of cards. Tash ke patte, huh? Tash. Consider a well shuffled deck of cards.
Playing cards, huh? Tash wale. How many of them? 52, right? There are 52 cards. Um, I randomly, सर yeah, सर ऐसे पर्सन के लिए जो इसका प्लेइंग कार्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है, अगर जिसको नहीं पता उनको उनके लिए क्या है? absolutely. And I've had the same problem all my life. But let's continue. मेरे साथ भी यही हुआ सर, Let's continue. कॉलेज में भी यही था, भी यही था। Well, you should learn. Then you should learn. सर इसे कुछ करेंगे क्या हम? Sorry? मैं क्या कुछ सीखेंगे क्या? I mean, you should just learn the contents of these cards. I'm not asking you to play the games. I'm just asking you to learn the contents of these cards. Okay, we'll go over them. ठीक है सर। I randomly draw 5 cards. I randomly draw 5 cards, and the probability that you have to find the probability of getting 2 pairs. Now let's first look at what these 52 playing cards look like. Let's see what a pair is. So let's first look at the terminology. But that's the question. So in 52 playing cards, you have 4 different, I don't know what to call them. You have hearts, you have diamond. What else? Do you know the other shapes? Clubs and clubs and Clubs. How do you draw this? How do you draw this club? Is it like club and leaf की तरह होता है. like this? Okay. Yes. Let's assume that's what a club looks like. Okay. And what else? Spade. What does a spade look like? Like this? I don't know. Does it look something like this? सर जो आपने पहले ड्रॉ किया वो Okay, heart, diamond, spade, and what is this? Club. Club. Okay. Club. Okay. So that's the club, or whatever. And there are, so these 4 types are there. There are 13 cards that have heart shape on them. There are 13 cards with a diamond shape, 13 with a spade shape, and 13 with a club shape. 13 times 4 is 52. So you got your 52 cards. Great. You draw. So sir, what about the aces and the joker? 2 jokers. Are they among these 52 cards? I think they're among them. Yes, सब में एक इन 13 में एक एस होंगे और एक जोकर किंग और वो इन्हीं में होगा 13 में 10 कार्ड्स होते हैं बाकी. Yeah, so let's look at the 13. The 13 cards, they start from ace, 2, 3, all the way up to 9 or 10? 10. And then there's what do they call, jack? King. Jack, king, queen. Jack, queen, and king. Is it 13? Yes, sir. These are the 13 cards. Okay. So you have all of them in all of these shapes.
So that's a deck of playing cards. That's what it contains. Now, what is a pair? A pair means that you have five, so you drew 5 cards, right? 1, 2, 3, 4, 5. A pair would mean that you have a pair. So this would be a pair. So you got a 2 here, 6 here, 2 here, jack here, and I don't know, the king here. This and this, they form a pair. So do you understand what a pair is now? Do you understand what a pair is? Yes, sir. The same cards? The same number, the same value, the same type. That's a pair, but this is one pair. The question is asking about 2 pairs. Now, 2 pairs would be something like this. You get a 2 here, you get a 6 here, you get a 2 here, you get J here, maybe a 6 here. Okay, so you have one pair and you have another pair. You got 2 pairs. So this is a kind of outcome that will belong to your event. Okay, such kind of outcomes will form your event. This will not form your event. This will not form your event. Okay, and this will also not form your event. 2, 2, 2, J, K. Why will it not form your event? Because here you have that's one pair. This and this, that's another pair, and this and this, that's a third pair. So we don't want a triple, we only want pairs. Over here in a triple you have 3 pairs in total. Are you guys following me? Yes, sir. Okay, so you want 2 pairs. Okay, now we've understood the terrain. We know what a deck of playing cards looks like. It's randomly shuffled. We draw 5 cards randomly, and I have asked you the probability of having 2 pairs in these 5 cards. Okay, so how do you start solving probability questions? What is the first thing that you look at? Sample space. The sample space will look like what? So 52. Nope. Nope. Any other guesses? Sorry? 26. Sir, See, 52 every time- C5. Yeah. See, every time I ask this question of what will the sample space look like, you guys start coming up with numbers. But that's not my question. 5. Yes, that's the right answer. So 5 cards to the pairs. Yes, the sample space. Yeah. When your experiment ends, you will have 5 cards in your hand. Right? And then you look at whatever 5 cards you have. Your experiment is complete. Now, how many sets of 5 cards can you get? That will be the size. But my question is not about the size. My question is about what will one outcome look like. So it will be a 5 tuple. It
will be a set of 5 cards. Great. Second question. Is S simple? To answer this, you ask yourself, is any set of 5 cards more probable than any other set of 5 cards? Or are all sets of 5 cards equally likely? They're सब equally likely. Why? Because they're well shuffled, sir. Because they're well shuffled. Great. So the sample space is simple. The chance of getting any 5 tuple is the same. Now we come to the size of S. And it becomes easy to answer this question about the size of S when we know what S looks like. This is why I focus on this part in every question. What does S look like? So what will be the size of S? How many such elements, how many such five element sets can we make from how many cards do we have? 52. So what's the answer? Yes. So the size of the sample space would be that from 52 cards, you have to choose 5. This is how many groups you can form. This is how many combinations you can form. Now comes the difficult part. This was easy. Now let's come to our event. What is the event? 2 pairs. Okay. Again, imagine being forced to make this set. How many ways could you do it? Do it in stages. Do it in stages. How many ways? Now, it's not easy to see, but if I do it in stages, I will first. One way of doing this is this. How many categories do you have? 13, right? You have ace, you have 2, you have 3, and all these 10, jack, king, queen. There are 13 categories. From these 13 categories, or let's do it another way. Stage 1. Pick the pair categories. For example, I could have a pair of 2s and I could have a pair of 6, or I could have a pair of 7 and a pair of jacks, or I could have a pair of kings and a pair of 8. So point is, I need 2 pairs. And so I pick their categories. That's stage 1. Stage 2. Once I have the 2 pairs, I pick 2 cards from each pair.
from each category. I pick 2 cards. If I pick 2 cards from each category, then I have, at this stage, I have selected 4 cards. Only 1 card remains. And that I will do in stage 3. I only need to pick 1 more card. And so I will pick the last card. Pick last card. But do I pick the last card from the categories that I've already used? Can I pick? Can the last card be from the categories that I already selected? यस सर, इनमें से भी हो सकता है. Well, if I selected from them, won't I get a triple like this? So it has to be from the remaining categories. सर ये स्टेज 2 की समझ में आई कि ये आपके 2 कार्ड्स फ्रॉम ईच कैटेगरी का क्या मतलब है? ईच तो है वो उसकी 3 कैटेगरीज बाकी बच जाएंगी. Okay. तो हर 3 में से निकाले तो इसमें ज़्यादा बन जाते हैं. Okay, let's do this. Let me explain these stages again while I'm coming up with the numbers. For stage 1, I pick the 2 categories. How many categories do I have in total? 4. No, pairs are formed from these numbers. 2, 3, jack. So when I say category, I mean these 2, 3, 13. So I have 13 categories. How many categories do I need to pick to form my pairs? Yeah, 2 categories. I should have written categories here. So from these 13 categories, if I was forced to make this event, I would have picked any 2 categories. And from 13 items, there are 13 choose 2 ways of picking 2 items. Yes, go ahead. सर ये जो 13 कैटेगरीज वाली बात है ये समझ में नहीं आई. So when I form these pairs, I form the pairs from these numbers, and jack and king and queen. These are my 13 categories. Okay, that's what I call, that's what I use to define my pairs. If I get 2 threes, I get a pair of threes. So 3 is one of my categories. And I have a total of 13 categories from ace till king. Okay? Yes, sir. And in the first stage, because I need 2 pairs, which it just means I need 2 categories. And how many categories do I have? 13. So I pick, right now I haven't picked any card. I have just picked 2 categories from 13. And this is in how many ways I can do it. Now I'm going to pick a card. From the first category, how many cards do I have that have, let's say, 2 on them? How many cards for 2? 1. No. 4 cards. 4 cards because I have a 2 of hearts, I have a 2 of diamonds, I have 2 of spades, 2 of clubs. So I have 4 2s, which means any category that I have 4 cards in that category. And I need a pair, which means I need to pick 2 cards from that category. But I keep going because right now I have picked 2 cards. Then I take the second category that I chose in the first stage. That category has 4 cards. I need a pair from them as well. So over here in the first stage,
choose 2 categories from 13. In the second stage itself has 2 stages, sub-stages. In the second stage, you actually pick a card. Actually, you pick 2 cards. You choose 2 cards. Now you're not choosing categories, you're actually choosing cards. But how many do you have for one category? 4 of first category. In the second sub-stage of stage 2, you choose again 2 cards from 4 cards of the second category. The second category that you chose in the first stage. By now, you have picked 4 cards, 2 here and 2 here. You only need 1 more card. But that 1 more card cannot be from the first category. And it cannot be from the second category. Which means 8 cards are not available anymore. The 4 cards of this category and the 4 cards of this category, they're not available. You can't pick from them. So how many do you have? 52 minus 4, which is 44 cards. And you pick any of them. This will ensure that you don't get a triple. This will ensure that you get just a different card from the 2 pairs. Choose 1 from सर नहीं समझ आया 44 cards. सर एक मिनट उर्दू में समझा रहे हैं. Okay. So हमारे पास 52 कार्ड्स थे. हमने 5 कार्ड ड्रॉ करने हैं. हमने 2 प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो 5 कार्ड्स में से 2 ऐसे आ जाएं कि जिन पे जो नंबर है ना, नंबर या उसकी जैक, किंग, क्वीन, नंबर ही कह लूँ मैं इसको कि 13 नंबर हैं. जैसे मेरे पास एस जो है उसको 1 कह दें, जैक को 11 कह दें, क्वीन को 12 कह दें, किंग को 13 कह दें. ठीक है, तो अब मैं नंबर कहूँगा. तो ये जो 13 नंबर्स हैं ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे 5 कार्ड्स आ जाएं. अब मेरे पास 5 कार्ड्स तो कोई आ गए हैं. प्रोबेबिलिटी ये ढूंढनी है कि उन 5 में से 2 कार्ड्स जो हैं वो सेम नंबर वाले हैं और फिर 2 कार्ड और हैं वो भी सेम नंबर वाले हैं, लेकिन फ़र्क वाले सेम. ठीक है, 2 डिफरेंट पेयर्स चाहिए मुझे. ठीक है, तब मेरा इवेंट अकर हो जाएगा. तो उसको करने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि हमारी सैम्पल स्पेस कैसी होगी. सैम्पल स्पेस 5 टूपल्स वाली होगी. उसमें एक्सपेरिमेंट मेरा जब ख़त्म होगा मेरे हाथ में 5 कार्ड होंगे. अब इस तरह के कितने ग्रुप्स बन सकते हैं 5 कार्ड्स वाले? तो उसका जवाब ये है कि मेरे पास 52 आइटम्स थे. उन 52 आइटम्स में से मैंने 5 उठाने हैं. ये काम करने के तो मेरे पास 52 चूज़ 5 तरीके होते हैं. ठीक है, और ये सैम्पल से सिंपल है क्योंकि वेल शफल्ड है. कोई भी 5 आ सकते थे. हर 5 का टूपल का 5 का सेट का आने का चांस बराबर है, इक्वी लाइकली. और उसके बाद तो सैम्पल स्पेस का ये साइज़ था. और इवेंट जो है ये ट्रिकी पार्ट है कि ये इवेंट अगर मैंने खुद मैन्युफैक्चर करना होता, फोर्स करना होता कि अच्छा मेरे पास वो वाले पेयर, वो वाले 5 टूपल आए जो जिसके अंदर 2 पेयर्स होते हों. अब सवाल है इस तरह के कितने तरीक़ों से मैं इस तरह का सेट बना सकता हूँ 2 पेयर्स वाला. ठीक है, तो अगर मैं खुद करता ये काम स्टेजेस में, तो मैं एक तरीका ये था कि सबसे पहले मैं कहता उन 13 नंबर्स में से ऐसा करते हैं 2 नंबर चूज़ कर लेते हैं. एक नंबर कह लें 10, दूसरा नंबर कह लें क्वीन. ठीक है, ये 2 नंबर मैं चूज़ कर लेता हूँ. मैं नंबर तो कोई और भी चूज़ कर सकता था, तो उसके तो कई तरीके हो सकते थे, कोई भी 2. तो कितने तरीके हैं? 13 में से 2 चीज़ें चूज़ करने के तरीके हैं. 13 चूज़ 2. तो मेरे जो स्टेज 1 है ना वो इतने तरीक़ों से ख़त्म हो सकता है. 13 चूज़ 2.
अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा स्टेज 2 के तरीक़ों से। स्टेज 2 में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आपने जो भी 2 कैटेगरीज उठा ली हैं, उसमें पहली कैटेगरी के 4 कार्ड होंगे, उनमें से 2 उठा लें क्योंकि आपने पेयर बनाना था। अब इन 4 में से कोई से 2 उठाने के कितने तरीके हैं, 4 चूज़ 2। और फिर मैं कहता हूँ आप जो दूसरी कैटेगरी थी उसमें से भी 2 कार्ड उठाएं क्योंकि आपने दूसरा पेयर बनाना है। वेल उस कैटेगरी के कितने कार्ड थे, 4, उठाने कितने, 2, कितने तरीके, 4 चूज़ 2। तो अब मैं मल्टीप्लाई जी जी सर ये 52 में से 4 कार्ड होंगे ना उन उस स्पेसिफिक पेयर के? नहीं, उस कैटेगरी के, राइट। आप उस किसी एक कैटेगरी के टोटल कार्ड कितने, 2s हैं कितने, 4 कार्ड हैं आपके पास 2 वाले, 4 कार्ड हैं आपके पास एस वाले, 4 कार्ड्स हैं आपके पास 3 वाले, एंड सो ऑन। तो जब मैं लेट्स से ये कैटेगरी चूज़ कर ली और लेट्स से यहाँ पे था जैक और ये कैटेगरी चूज़ हो गई, तो इस कैटेगरी में 4 कार्ड हैं, इनमें से 2 लेने हैं, उसके इतने तरीके हैं। इस कैटेगरी के 4 कार्ड्स हैं, इसमें से 2 लेने हैं, ठीक है। और कैटेगरीज जो थी जितनी भी किंग तक, क्वीन 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 क्वीन, किंग 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 किंग, जो कैटेगरीज थी ये 13 थी। इनमें से कोई 2 कैटेगरीज चूज़ करनी थी, उसके कितने तरीके हैं, 13 चूज़ 2। हर कैटेगरी में 2 कार्ड उठाने हैं, जो 2 आपने चूज़ करनी, उनमें से 2 कार्ड उठाने हैं, 4 में से 2, 4 में से 2। तो स्टेज 1 इतने तरीक़ों से हो गया, पहली कैटेगरी के 2 कार्ड इतने तरीक़ों से उठाए जा सकते हैं, दूसरी कैटेगरी के 2 कार्ड इतने तरीके से उठाए जा सकते हैं। इस वक्त मैंने जो कार्ड उठाए हैं वो 4 हो गए, 4 कार्ड्स हैव बीन पिक्ड। एक और कार्ड चाहिए मुझे, लेकिन आई मस्ट इंश्योर कि वो जो एक कार्ड मैंने अब उठाया है ना, अब नया वाला, वो ऐसा ना हो कि ट्रिपल बन जाए मेरे पास, यानी वो इस कैटेगरी से ना हो, ये जो आपने चूज़ की थी ना उससे ना आए वो, और ये वाली थी इससे भी ना आए, यानी ये 8 कार्ड तो गए, 4 तो इनमें से पहले ही चले गए थे, बाकी भी जो रहते थे हम उनमें से नहीं उठाने। तो पीछे कितने कार्ड रह जाएंगे, टोटल 52 हैं, 8 आपने निकाल दिए हैं, 44 रह जाएंगे, उनमें से कोई भी एक चूज़ कर लें। उसके कितने तरीके हैं, वेल 44 जगहों में से एक जगह चूज़ करने के जितने तरीके, और इस स्टेजेस को मल्टीप्लाई करें, दैट्स योर आंसर। एंड दैट, और इससे फिर आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ योर इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर इवेंट इज साइज ऑफ ई डिवाइड बाय साइज ऑफ एस, which is for me this answer you don't have to solve it, लेकिन sometimes you have to verify if the probability should not come out to be greater than 1 or less than 0. So you need to verify, you need to solve at least that much. And this was the sample space size was 52 choose 5, and that's your answer. Okay. Yes, sir. Okay. Okay, let's do another question. Roll a die, Ludo die, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Roll a die 10 times. And record. This is important because this determines what your experiment looks like. What are you observing? Roll a die 10 times and record their outcomes. What will the sample space look like? 10 tuple. Yep, 10 tuples. And many of these. And if the die is
fair, and if it's the same die, then the sample space is simple. All tuples will have the same chance, and if it's a fair die, S is simple. Okay, so we can count. What's the size of S? 6 times 10. 6 times 10, which means something like this. So 10 times 5. Something like No, this. sir. Sir, 6 raised to power 10. 6 की power 10. 6 60 power 10. 10. Why? Why is 6 power 10? सर पहली दफा में 6 आउटपुट आ सकती हैं, दूसरे में भी 6 आउटपुट आ सकती हैं, तो ये 6 6 6 6 करते करते 6 raised to power 10 तक जाएंगे. Absolutely, good answer. Which principle have you used? Multiplication principle. You roll a die 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And how many options did you have here? 6. 6 options. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You had 6 options here. And you do it in stages. And so you get 6 to the power 10. Good. It's good use of the multiplication principle. So that's the size of your sample space. Okay. Now, I didn't describe the event. Your event is this. Six repeated 2 times. 1 repeated 3 times, and 2 repeated 5 times. What else? That's it. You have 10 rolls are complete, right? 5 twos, 3 ones, and 2 sixes. That's 6. That's 10 rolls. Okay. So that's your event. What's the probability of E? Which means what's the size of E? Which means in how many ways can I do this? 30 ways, sir. 30 ways? How? 5 into 3 into 2. Okay, 5 into... What's the reasoning? सर देखें, हम पहले पे 6 जो है ना फिक्स कर दिया हमने, दूसरे पे भी 6 फिक्स कर दिए, तीसरे पे हमने 1 फिक्स कर दिया, चौथे पे भी 1 है, पांचवे पे भी 1 है, अगले सब पे 2 फिक्स कर दिए. तो वो हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे. So you're saying that, well, this would, if you're using the multiplication principle, what you're saying is I only have 3 places to fill. The first place can be filled using 5 options. The second place can be filled using 3 options. The third place can be filled using 2 options. I don't think the event is like this. Not सर मैं कुछ और कह रहा हूँ सर. आप जो भी कह रहे हैं, अगर आप 5 into 3 into 2 कर रहे हैं, it means you're using the multiplication principle, and it means that it's like you have 3 places, and the first place is filled in 5 different ways, the third is filled in 3 different ways, the second is filled in 3 different ways, the third is filled in 2 different ways.
regardless of what is in your mind, when you multiply, that's what you're doing. So this event can be looked at in this way. You have 10 different places. 1 2 3 4 5 6 7 सर मैं भी यही कह रहा था कि 10 डिफरेंट प्लेसेस हैं, उनमें पहले पे हमने जो है वो 6 प्लेस कर दिया, दूसरे पे भी 6 प्लेस कर दिया, तीसरे पे जो है हमने 1 प्लेस कर दिया, चौथे पे भी 1 प्लेस कर दिया, पांचवें पे 1 प्लेस कर दिया, बाकी सब पे 2 प्लेस कर दिए। तो उनकी जो है एक पॉसिबिलिटी है, पहले की भी एक है, दूसरे की भी एक है। Let's look at that claim that there's only one possibility of placing these. Let's look at the sixes. How many sixes do we want? If we want to force the event E, how many sixes do we have to place? There are 2. 2, okay. Let's say the first 6 can come here. Where can the second 6 come? सर कहीं भी आ सकता है। Can it come here? जी सर। Okay. Can I have the first and second 6 here? Or I could have the first 6 here, second 6 here. सर कहीं भी आ सकता है। Okay, so the question is, in how many ways? Now listen to this carefully. In how many ways can I place 2 6s in these 10 places? So 10 to 2. Yes, it looks as if I had 10 places and I had to pick 2 places where I would go and place a 6 over both those places. But how many places could I have chosen? It's like I have 10 places, I have 10 items, I need to just pick 2 of them. How many ways can I do this? 10 choose 2. Once I'm done with that, now let's go for the multiplication principle, because I've placed the 6s. This is how many ways I can place the 6s. And remember, I have placed the 6s now, 2 of them. In the second stage, in how many ways can I place the 3 1s? 8C3. Yeah, because I have to place 3 1s. It means I need to pick 3 places. But how many places remain? Because 2 6s are already placed. So I have 8 remaining places. And from those I pick 3. And in the last stage, 5C2. because I have already placed 2 6s, I have already placed 3 1s. So 5, 2 plus 3, 5 places are gone. 5 places remain. And 5C5. how many 5C2. Yes, in those 5 places, I need 5C5 was right. In those 5 places, I need to place 5 2s. The number is 2, but it has to be placed 5 times. But I only have 5 places. So I want to fill them. So how many ways can I choose 5 places? In how many ways can I choose 5 places out of 5 places? That's 5C5. Okay. And let's look at this. Let's try to derive a formula here. What we're doing is this. We had 10 total. We first took the first 2. Then, why did we get an 8 here? We got an 8 here because out of those 10, 2 places were done. Right? And from those remaining places, which was 8, we picked 3 places. Now, how many places are done?
10 minus 2 minus 3. Absolutely. 10 minus 2 minus these 3 places that you just took away. And from those, I want to choose 5 because the question says you have to place 5 2's. So this is what is happening really. Okay. So that's the size of your event, and let's continue solving this. Because 10C2 means 10 factorial over 8 factorial, 10 minus 2, divided by 2 factorial. That's the first one, multiplied by. Then you have 10 minus 2, which is 8 factorial over 8 minus 3, 5 factorial, divided by 3 factorial, multiplied by, then you have the last one, which is 10 minus 2 minus 5, which is 5 factorial over 5 minus 5 is 0 factorial divided by 5 factorial. Now, do you see a pattern here? You see, you get an 8 here and an 8 here. You get a 5 here and you get a 5 here. This is always going to happen in such an example, in such an experiment. This is always going to happen. And so the answer that you get at the end is rather simple. The answer is just 10 factorial divided by 2 factorial. How do we get this 2? This is the number of 6's that you had to place. Then you get 3 factorial. Where do we get this 3? 5 factorial. This is the number of 1's that you had to place. And then you have 5 factorial, which is the number of 2's that you had to place, right? So this is what the final form looks like. But really, you got this through the multiplication principle, okay? The other terms just happen to cancel out. They will always cancel out, okay? And so that's the answer for the size of the set. And so the probability of your event would be 10 factorial over 2 factorial, 3 factorial, 5 factorial, divided by the size of the sample space, which is 6 to the power 10. 6 to the power 10. Right? That's the probability of such a combination. And let's look at let's look at this term here. Now imagine, so I'm going to generalize it. Let's say you had n places. So you would have gotten an n factorial here. And let's say you picked k1 places for the first category. Well, you got k1 factorial here. And you needed k2 places for the second category, then you would have gotten k2 factorial here. And you had k3 for the third category, you would have gotten k3 factorial here, and you kept going. And let's say you picked m categories, and for the mth category you had picked km places, and you get km factorial here. This expression here is called, well, we write this using this terminology as well, n and then k1,
K2, Km, just like the combinations notation. Over there you had n items and you picked k of them, but now you have n items and you pick k1 of the first type, k2 of the second type, k3 of the second type, and so on until km of the mth type. Both of these, this is known as the multinomial coefficient. Right? It's called the multinomial coefficient. By the way, this combinations formula, C and K, I don't know if you guys have heard this before or not. Have you ever seen this being called binomial coefficient? Anyone? Nice, sir. Okay. So this is called a binomial coefficient. Over there you're just picking one place from you're picking k items out of n, but in a multinomial coefficient it tells you the number of ways that you can pick k1 of the first type, k2 of the second, and so on, km of the mth type from n places. So it's a generalization.